हेलो गाइस, वेलकम टू द मूवीज़ आई था। तो आज सूर्यवंशी के एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँ। तो एक छोटे से इंट्रो के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्यवंशी मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति अपने ऑफिस में काम करता रहता है। तभी उसकी पत्नी का उसे कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि आज हमारा बेटा बहुत दिनों बाद वापस अपने घर आ रहा है। वह दोनों अपने बेटे को लेने एयरपोर्ट जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जहाँ पर वह दोनों मारे जाते हैं। वह ब्लास्ट सन 1993 का होता है, जिसमें हम बैकग्राउंड में पता चलता है कि इस ब्लास्ट में कबीर श्रॉफ नाम का एक एटीएस अधिकारी है, जिसने इसके केस को केवल 48 घंटे में सॉल्व कर लिया था। इस ब्लास्ट के दो मास्टरमाइंड थे, जिनमें एक का नाम था टाइगर और दूसरे का नाम बिलाल अहमद था। ब्लास्ट के बाद टाइगर इराक भाग गया था और बिलाल अहमद लश्कर के सरगना उमर के साथ हो गया था। इस कांड के दौरान उमर का बेटा एटीएस के हाथों मारा गया था, जिसके जनाजे में उसके दो भाई पहुंचे थे, जिनमें से एक भाई का नाम रियाज था। वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और वह अपने परिवार वालों से कहता है कि वह अपने भाई की मौत का बदला हिंदुस्तानियों के लोगों का खून बहाकर लेगा। उसके बाद हमें बिलाल अहमद भी देखने को मिलता है, जो आतंकवादियों से कहता है कि अब रियाज तुम सभी का लीडर होगा। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर मुख्यमंत्री के पास कबीर श्रॉफ का फ़ोन आता है, जो उसे अपने से मिलने के लिए कहता है। मुख्यमंत्री कबीर को यह बताते हैं कि मुझे जब भी तुम्हारा कॉल आता है मुझे रातों को नींद नहीं आती। जिस पर कबीर कहता है कि सर, अब आप आराम कर सकते हैं। और फिर वह उन आतंकवादियों की फ़ोटो उसे दिखाता है, जो कि भारत में किसी अलग नाम से घुसपैठिए बनकर रह रहे थे, जिनमें से एक फ़ोटो उमर के बेटे रियाज की भी होती है। जिसे देखकर मुख्यमंत्री कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि एक टीम तुम इसके पीछे लगाओ। जिस पर कबीर श्रॉफ कहता है कि सर, मुझे ऑर्डर लेने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पहले से ही एक टीम इसके पीछे भेज दी है, जिसे वीर सूर्यवंशी लीड कर रहे हैं। तभी हमें सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री को देखने को मिलती है। सीन अगली जगह शिफ्ट होता है, जहां पर रेस्टोरेंट में एक पुलिसकर्मी सिविलियन बनकर उस रेस्टोरेंट के मालकिन से कहती है कि आपके यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जिस पर वह उसे बताती है कि इस रेस्टोरेंट को मैं और मेरे पति राजवीर चलाते हैं। राजवीर उमर का ही बेटा होता है। जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी उन सबके साथ एक सेल्फी ले लेती है और एविडेंस के रूप में वह सेल्फी सूर्यवंशी को दिखाती है और उसे बताती है कि यह निश्चित रूप से रियाज है। जिसके बाद सूर्यवंशी और उसके सभी सिपाही पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन रियाज की निगाह सूर्यवंशी पर पड़ जाती है और वह उसकी तरफ फायरिंग कर देता है, जिसमें एक बस उड़ जाती है। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, जहां पर रियाज के काफ़ी साथी मारे जाते हैं। रियाज भागने लगता है, जिसे सूर्यवंशी दौड़ाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। रियाज गाड़ी में बैठकर भागने लगता है, जिसके सामने सूर्यवंशी निडरता के साथ खड़े होकर गाड़ी के टायर पर गोली चलाकर उसे पलटा देते हैं और रियाज को गिरफ्तार कर लेता है। अब सूर्यवंशी रियाज से उसके सभी जगह किए गए हमलों को पूछता है, जिस पर वह एक जगह भूल जाता है। तो रियाज उसे बताता है कि तुम तो अहमदाबाद भूल ही गए, मैंने वहाँ भी ब्लास्ट किया था। जिसके बाद वहाँ पर कबीर श्रॉफ आ जाता है, जिसे देखकर रियाज कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपने 48 घंटे के अंदर 93 के ब्लास्ट के केस को सुलझा लिया था, लेकिन आप फिर भी बिलाल अहमद को पकड़ने में नाकामयाब रहे। इसके बाद सीन दूसरी तरफ आता है, जहां पर कबीर सूर्यवंशी को बताते हैं कि मैंने इस केस को ज़रूर सॉल्व किया, लेकिन बिलाल अहमद को नहीं पकड़ पाया। हमले के दौरान भारत में 1000 किलो आरडीएक्स लाया गया था, जिसमें केवल 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ और उसने इतनी तबाही मचाई, ना जाने कितने लोगों की जानें चली गईं। जिस पर सूर्यवंशी कहता है कि सर, इस बात को मुझसे ज़्यादा और कौन अच्छे से जानता होगा। इस हमले में मैंने मेरे माँ बाप को भी खो दिया। और तभी हमें पता चलता है कि वह जो शुरुआत में पति पत्नी थी, दरअसल वह सूर्यवंशी के माँ बाप थे। जिसके बाद कबीर कहता है कि अभी 600 किलो आरडीएक्स इस देश में मौजूद है, लेकिन इसकी जानकारी केवल बिलाल को ही है। नेक्स्ट सीन में हमें उमर दिखता है, जो बिलाल से कहता है कि अब मुंबई को फिर से एक बार दहला देने का समय आ गया है, अब तुम भारत वापस आओ। बिलाल भारत वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद एक सीन में हमें एक व्यक्ति जिसका नाम विवेक होता है दिखता है, जो कि गैराज चलाता था। वास्तव में वह टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा होता है,
जिसे अपने कंप्यूटर में बिलाल के वापस भारत आने की खबर मिलती है। इधर सूर्यवंशी के बेटे आर्यन का जन्मदिन रहता है, जिस पर सूर्यवंशी के सिपाही की बीवी उससे पूछती है कि सर, आज आप लोग तो बहुत खुश होंगे ना, आपके बेटे का जन्मदिन है। जिस पर सूर्यवंशी कहता है कि खुश हूँ भी और नहीं भी। वह उसे बताता है कि उसकी पत्नी रिया उसके बेटे आर्यन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। और फिर वह अपने पुराने समय को सोचने लगता है, जहाँ पर उसे गोली लगी रहती है और वह एक हॉस्पिटल में दाखिल होता है। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रिया उसकी देखभाल करती है। तभी कुछ पुलिस वाले सूर्यवंशी को आकर बताते हैं कि गुंडा पकड़ा गया, जिस पर सूर्यवंशी डॉक्टर रिया से उसे डिस्चार्ज करने के लिए कह देता है ताकि वह अपनी ड्यूटी पर वापस लौट सके। लेकिन डॉक्टर रिया उसे कह देते हैं कि यह तुम्हारी पुलिस स्टेशन नहीं है, यह हॉस्पिटल है और तुम यहाँ पूरी तरह से ठीक होकर के ही वापस जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यवंशी को डॉक्टर रिया से प्यार हो जाता है और फिर वह डॉक्टर रिया के पास जाता है, जहाँ पर वह डॉक्टर रिया से बताता है कि मुझे भूलने की बीमारी है। जिस पर रिया उसे कहती है कि तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं बल्कि तुम आलसी हो। जिस पर वह कहता है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं है, देखिए मैं तुरंत आपके लिए एक फूल ले आया। इसके बाद मूवी के बीच में गाना स्टार्ट होता है, जहाँ पर गाने में ही सूर्यवंशी की शादी हो जाती है और साथ ही साथ उनका एक बेटा भी होता है। वह सभी एक हैप्पी फैमिली हो जाते हैं। एक दिन सूर्यवंशी अपने बेटे आर्यन और बीवी के साथ गाड़ी चलाता रहता है। तभी उसके पास विवान का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि सेंट्रल मॉल में कुछ आतंकवादी आ गए हैं। सूर्यवंशी अपनी गाड़ी मॉल की तरफ टर्न करता है, जहाँ पर उसके गाड़ी के ठीक सामने आतंकवादियों की भी गाड़ी आ जाती है। सूर्यवंशी इन सभी पर फायरिंग करने लगता है, जिनसे आतंकवादियों की गाड़ी पलट जाती है और सूर्यवंशी उन आतंकवादियों को मार देता है। लेकिन दुर्भाग्य से सूर्यवंशी के बेटे पर आतंकवादियों की गोली लग चुकी थी। जिसके बाद सभी पुलिस टीम उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर सूर्यवंशी से बताता है कि आपका बेटा आउट ऑफ डेंजर है। तभी वहां पर रिया आ जाती है, जो सूर्यवंशी को उसके सिपाहियों के सामने ही थप्पड़ जड़ देती है। वह कहती है कि तुम्हें पता था कि मॉल में क्या खतरा है, फिर भी तुम हमें वहाँ ले गए और तुम्हारी वजह से आर्यन को गोली लग गई। मुझे कुछ भी हो जाता तो मैं सह लेती, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन यह सब मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने देना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर अपने बेटे के साथ कहीं और रहूंगी। फिर मूवी प्रेजेंट सीन में आती है, जहाँ पर आर्यन अपने पिता सूर्यवंशी से कहता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, आप मम्मी को समझाइए। जिसके बाद सूर्यवंशी के साथी सिपाही की पत्नी रिया को समझाती है कि आप दोनों के जाने के बाद सर एकदम अकेले पड़ जाएंगे। इसके बाद हम आर्यन के बर्थडे में आए पुलिसकर्मी भी देखते हैं, जो कबीर से कहते हैं कि आप जाकर एक बार रिया से बात करिए, शायद वह आपकी बात मान जाए। जिस पर कबीर रिया को समझाने जाता है, लेकिन कोई बात नहीं बनती और रिया वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में एटीएस दफ्तर का होता है, जहाँ पर सूर्यवंशी सभी लोगों को कादिर उस्मानी नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताता है, जिसके खाते में उस बैंक से फंड आते थे जिसमें टेररिस्ट की भी फंडिंग होती थी। वो बताता है कि ये आदमी मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर पटगाह में रहता है और इसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनल वाले इस बात को नहीं समझेंगे। जिस पर मुख्यमंत्री कह देता है कि पॉलिटिक्स को एक तरफ रखते हैं, तुम काम करो, तुम्हारे काम के बीच में कोई नहीं आने पाएगा। अगले सीन में सूर्यवंशी के साथ काम करने वाले सिपाही के पिता नईम खान आ जाते हैं, जो अपने साथ कुछ प्रसाद लेकर के आते हैं। वह पहले पुलिस में 30 साल नौकरी कर चुके थे। जिसके बाद कादिर उस्मानी वहां पहुंचता है। जब सूर्यवंशी उससे पूछता है कि इतने सारे फंड्स कहाँ से आते हैं, तो कादिर कहता है कि हमारे पास बहुत से ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, अब हर किसी को समझना हमें मुश्किल है। जिसके बाद सूर्यवंशी कादिर से कहता है कि जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिल गया, मैं तुझे तेरे घर से उठा लूँगा। जिस पर कादिर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुमने भारत में मुस्लिम लोगों का हाल देखा है। जिस पर सूर्यवंशी नईम खान के पास जाता है और कहता है कि इन्होंने 30 साल भारत में पुलिस की ड्यूटी की है, इनका बेटा अब्बास मेरे साथ ऑफिसर है, यह भी सच्चे मुसलमान हैं। मजहब के नाम पर दूसरों को भड़काना बंद करो। अगला सीन कादिर के घर का होता है, जहाँ पर कादिर का भाई उसे कहता है कि आज बहुत बेइज्जती हो गई। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है, जो उसे बताता है कि बिलाल भारत आ रहा है। बिलाल भारत आ जाता है, जहाँ पर वह अपने दोस्त कादिर से मिलता है। जिसके बाद वह सभी सावंतवाड़ी पहुँचते हैं, जहाँ पर बिलाल 600 किलो आरडीएक्स निकाल लेता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँच जाता है, जो बिलाल से पूछता है कि यह तो बहुत दिन से बंद पड़ा मकान था, लगता है बहुत दिन बाद आए हो, और वह उसके अंदर घुसने को करता है। तो बिलाल उसे अंदर घुसने से मना कर देता है और कहता है कि बाद में आना। जिसके बाद बिलाल आरडीएक्स को एक ट्रक में लदवा लेता है और अपने दोस्त कादिर से कहता है
कि उसे एक बार अपनी माँ के कब्र में जाना है। वह शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन फिर बिलाल के बार बार कहने पर कादिर उसे जाने के लिए कह देता है। बिलाल अपनी माँ की कब्र के आगे नमाज पढ़ता रहता है। तभी नईम खान की निगाह उस पर पड़ती है और वह सूर्यवंशी को इसकी खबर दे देता है। जिसके बाद सूर्यवंशी अपने ऑफिसर को बिलाल के पीछे भेजता है। तभी सूर्यवंशी का बेटा आर्यन उन पुलिस वालों को देख करके उनके पास पहुंच जाता है। सूर्यवंशी वहां पहुंचता है और वह अपने बेटे को उनसे दूर हटा देता है। जिसके बाद बिलाल सूर्यवंशी को देखकर लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। जब सूर्यवंशी और बाकी सभी सिपाही एक कमरे के अंदर घुसते हैं तो वहाँ बिलाल बंदूक अपने ऊपर लगाए रहता है। सूर्यवंशी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बिलाल सूर्यवंशी को कहता है कि आखिरी में कि मेरी एक ख्वाहिश है पूरी करना कि मेरी कब्र मेरे माँ के बगल लगाना, और ऐसा कहते ही वह अपने आप को गोली मार लेता है। जिसके बाद सूर्यवंशी और बाकी सभी लोग उसकी लाश को उसकी माँ के पास ही गाड़ देते हैं। फिर सूर्यवंशी और बाकी सभी सिपाही सावंतवाड़ी जाते हैं, जहाँ पर वही आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि उसे भी भूलने की बीमारी है और इसी वजह से वह उन आतंकवादियों का नाम भूल गया। जिसके बाद सूर्यवंशी उसे याद करने के लिए कहता है, लेकिन जब उसे याद नहीं आता तब सूर्यवंशी अपने सिपाहियों से उसे पेड़ में बांध देने के लिए कहता है। जिसके बाद सूर्यवंशी और बाकी सभी सिपाही उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर पहले आरडीएक्स था। सूर्यवंशी फॉरेंसिक टीम को बुलाता है, जिसमें फॉरेंसिक टीम इस बात की पुष्टि करती है कि यहाँ करीब 600 किलो आरडीएक्स था। इधर उमर अपने दूसरे बेटे को रियाज को छुड़वाने के लिए भेजता है। रियाज जिस जगह कैद रहता है वहाँ पर 2 बाइक सवार आते हैं जो बिल्डिंग में आरडीएक्स लगाकर पूरी बिल्डिंग को उड़ा देते हैं और फिर रियाज को बाहर निकाल लेते हैं। विवेक रियाज को उसके भाई के पास ले जाता है, जहाँ पर पहले से ही देश भर में फैले हुए 40 आतंकवादी एक जगह पर आ जाते हैं। इधर सूर्यवंशी गाड़ी की एक जगह फंस जाती है, जहाँ पर एक व्यक्ति उसके गाड़ी को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और सूर्यवंशी अपनी बीवी रिया के साथ गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, जहाँ पर एक सिपाही रिया और सूर्यवंशी को चाय देता है। सूर्यवंशी फिर से अपनी पुरानी यादों में पहुँच जाता है, जहाँ पर रिया को पानी में भीगना बहुत पसंद था। अब फिर से मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूर्यवंशी अपनी पत्नी की ओर देखता रहता है तो रिया उससे पूछती है कि तुम क्यों देख रहे हो, जिस पर सूर्यवंशी कहता है कि पहले तुम्हें बारिश कितनी अच्छी लगती थी। सीन शिवगढ़ की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर विवेक, रियाज और बाकी सभी टेररिस्ट मौजूद हैं। तभी विवेक टेररिस्ट को उन सभी लोकेशंस को दिखाता है जहां पर उन्हें आरडीएक्स ले जाना है, जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई से बाकी बड़े बड़े जगहों का नाम शामिल है। अंत में रियाज एटीएस दफ्तर को भी उड़ाने की बात करता है, जिस पर जब एक टेररिस्ट पूछता है कि यह तो बहुत कठिन काम है तो रियाज बताता है कि पुलिस दफ्तर में हमें आरडीएक्स नहीं बल्कि एक ह्यूमन बम भेजना है। यह बात देखने की होगी कि पुलिस अपने आप को बचा पाएगी या लोगों को। इधर सूर्यवंशी कबीर श्रॉफ को दिखाता है एक फुटेज, जहां पर बिलाल के एयरपोर्ट में एक कार में बैठने का सीन है। वह उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहता है जो उस वक्त एयरपोर्ट में बिलाल को लेने आया था, और बताता है कि वह आजकल बैंकॉक में रहता है। जिस पर कबीर उसे वहां जाने के लिए कह देता है। सूर्यवंशी बैंकॉक चला जाता है, जहाँ पर वह बिल्ली नाम की एक लड़की से मिलता है जिसका बॉयफ्रेंड बिलाल को लेने आया था। वह उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ हम वह लड़का देखते हैं जो पुलिस की गाड़ी को देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सूर्यवंशी उसे पकड़ लेता है। सूर्यवंशी उससे पूछता है कि तुम बिलाल को क्यों लेकर आए थे, तो वह उसे बताता है कि मैं पहले ही कादिर के लिए काम करता था। जब बिलाल मेरे साथ आया तभी मुझे पता चला, जिसके बाद मुझे जब विरोध करना चाहा तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और यहाँ आने को कहा। जिसके बाद सूर्यवंशी कादिर के घर पहुँचकर उसे वहाँ से उठा लेता है, लेकिन जब बाहर जाता है तभी वहाँ पर मुस्लिमों का एक पूरा दल खड़ा होता है जो कहता है कि हम उस्मानी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। लेकिन सूर्यवंशी मौलवी को समझाता है कि आप सभी जिसकी तरफदारी कर रहे हैं वह मामूली शख्स नहीं बल्कि लश्कर से मिला हुआ है। इन्होंने ना जाने कितने मासूमों का खून बहाया है। मजहब कभी भी बेगुनाहों का खून बहाना नहीं सिखाता। मौलवी साहब, आप इन सभी को समझाइए और हमें अपने काम को करने दीजिए। जिस पर मौलवी सभी लोगों से कहता है कि इनको जाने दो। जिसके बाद कादिर को काफ़ी मारा पीटा जाता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होता। जिसके बाद सूर्यवंशी एक तरकीब निकालता है और वह कबीर से उस तरकीब को अपनाने के लिए कहता है। जिसके बाद सूर्यवंशी कादिर की बीवी और उसकी बेटी को थाने में ले आता है, जहां पर उन्हें एक दूसरे कमरे में कुर्सी में बिठाकर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उनका मुंह बंद करा दिया जाता है और सामने एक टेबल रखकर वह पुलिस वालों से कहता है कि मैं इस टेबल पर बेल्ट मारूंगा और तुम्हें चीख निकालना है। जिसके बाद वह पुलिस वाली ऐसा ही करती हैं और कादिर टूटकर सूर्यवंशी को सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद कादिर को एक जगह ले जाया जाता है, जहां पर कादिर के साथ उसका भाई और सिपाही भिड़े भी रहता है।
जिस पर कादिर सिपाही से कहता है कि उसे गर्म पानी पीना है। तो सिपाही कादिर के भाई को कहता है कि जो तुम ले आओ, और कादिर का भाई गैस ऑन करने के बहाने RDX का टाइम बम ऑन कर देता है। फिर कादिर और उसका भाई नमाज पढ़ने लगते हैं। सिपाही उन दोनों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह गैस पर पड़ती है तो वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इतने में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें तीनों मारे जाते हैं। अब भिड़े का फेयरवेल होता है, जिसके बाद उसकी पत्नी रिया को यह समझाती है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। एक बाप के न रहने पर बच्चे को कैसा पालना होता है, यह बहुत ही कठिन है। आपके पास सर हैं, आपके पास पूरा परिवार है, इसलिए आप अपने परिवार को जोड़ कर रखिए। जीवन बहुत छोटा सा है और जब तक जिया जाए अपने लोगों के साथ ही जिया जाए। इधर रियाज और उसके बाकी आतंकवादी साथी यह सभी प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर विवेक की पत्नी विद्या आ जाती है, जिसे देखकर रियाज विद्या को विवेक के सामने ही मार देता है। इधर कादिर की बेटी आयत अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर वह सूर्यवंशी से कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पिता ऐसा काम भी कर सकते थे, मैंने तो उन्हें लोगों की मदद करते हुए ही देखा है। जिस पर सूर्यवंशी कहता है कि तुम तो लोगों की मदद कर ही सकती हो, और उसे फिर एक कंप्यूटर के सामने बिठा देता है, जहाँ पर कहता है कि तुम्हें इनमें से अगर कोई भी पता चले तो हमें बताओ। जिसके बाद आयत विवेक की फ़ोटो की ओर देखकर इशारा करती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, यह अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद सूर्यवंशी का सहयोगी उसे कहता है कि यह तो शिवगढ़ में है। जिस पर सूर्यवंशी कहता है कि यह काम केवल एक ही कमीना कर सकता है, और तभी हमें सिम्बा की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि दुश्मनी के छक्के छुड़ाते हुए विवेक से लड़ाई कर उसे गिरफ्तार कर लेता है। सिम्बा सूर्यवंशी को बताता है कि इन्होंने शहर में अलग अलग जगह पर गाड़ियों में RDX भर के उन्हें खड़ा कर दिया है, वह कभी भी फट सकते हैं, और ऐसी कुल टोटल 6 गाड़ियां हैं। जिस पर सूर्यवंशी कहता है कि तू इंग्लिश मत बोल, हिंदी बोल। तो सिम्बा कहता है कि बिच्छू और भाग्यशाली। तो सूर्यवंशी कहता है ये क्या बोल रहा है, जिस पर सिम्बा कहता है कि कुछ गाड़ियां स्कॉर्पियो हैं तो कुछ फॉर्च्यूनर हैं। इसके बाद गाड़ियों की खोजबीन चालू हो जाती है और उनमें वह मिल जाती हैं, जिसमें बाद में सूर्यवंशी NCG को आने के लिए कह देता है। अब्बास सूर्यवंशी को बताता है कि इस इलाके में एक गाड़ी मिली है जिसमें बम है। सूर्यवंशी उसे कहता है कि इलाके को खाली करवाओ, जिस पर अब्बास कहता है कि नमाज होने वाली है और साथ ही साथ मंदिर में भी पूजा हो रही है। तो सूर्यवंशी कहता है कि मैं नहीं जानता, कैसे भी करो लेकिन जगह को खाली कराओ। जिसके बाद अब्बास अपने पिता नईम खान को जाकर यह बताता है। नईम खान सभी मुस्लिम लोगों को उस इलाके से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर अब्बास मंदिर में जाता है और वहाँ के पुजारी को कहता है, जिस पर पुजारी सभी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कह देता है। गणेश जी की मूर्ति एक जगह फंसी रहती है, जिसे पुजारी नहीं निकाल पाता, लेकिन जब वो उनसे नहीं निकल रही होती है तभी कुछ मुस्लिम उस मूर्ति को पकड़कर हिंदुओं के साथ ही बाहर निकलने लगते हैं। इधर बम वाली गाड़ी में सूर्यवंशी बैठ जाता है और उसे शहर से बाहर एक जगह में छोड़कर गाड़ी से कूद जाता है। तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और पूरा जगह उड़ जाता है। इधर NSG हेलीकॉप्टर सभी गाड़ियों को उठाकर समुंदर में फेंक देते हैं, जिससे समुंदर में ब्लास्ट होता है। जिसके बाद यह सभी को बम धमाकों से बचा लेते हैं। बस अभी एक ही जगह खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर रियाज अपने टेररिस्ट लोगों के साथ पहुँच जाता है, जहाँ पर रिया के गले में हम टाइम बम को देखते हैं। रियाज सूर्यवंशी से कहता है कि मेरे पास एक बटन दबाते ही इस बम का टाइम चालू हो जाएगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। फिर जो एक रिपोर्टर के सामने सूर्यवंशी के गले में चाकू रखकर वह कुछ कहता रहता है। तभी वहाँ पर सिम्बा कॉमेडी करने लगता है और कहता है कि तुम लोगों के देश में टेररिज्म है, इसलिए कोई जाता नहीं, इसलिए वहाँ से टूरिज्म ख़त्म हो गया है। तुम्हारे देश में वसीम अकरम जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन IPL में उन्हें कोई पूछता नहीं। तुम्हारे देश में आतिफ असलम और अली जैसे काफ़ी बेहतरीन गाने वाले आ गए हैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से आज उन सभी का भी बाज़ार बंद है। इसका मतलब तुम लोगों के यहाँ आमदनी भी नहीं है। जिसके बाद रियाज कहता है कि तुम सभी लोग मरोगे, जिस पर सिम्बा कहता है कि तुम्हें नहीं पता अब कौन आने वाला है। और तभी हमें बाजीराव संघम की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि NSG कमांडो के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर रियाज टाइमर ऑन कर देता है, जिसके बाद पुलिस और आतंकवादियों में काफ़ी भिड़ंत होती है। इधर रिया से सिंघम बम को हटा लेता है और उसे बाहर फेंक देता है, जिससे गाड़ी के पास बम फट जाता है और गाड़ी उड़ जाती है। जिस पर सूर्यवंशी सिंघम से कहता है कि तू हमेशा गाड़ी घुमा के क्यों आता है। जिस पर सिंघम कहता है कि तू हमेशा हेलीकॉप्टर से क्यों आता है। तभी सिम्बा कहता है कि अभी तुम लोग अपनी एंट्री की बात बंद कर लो, पहले लड़ाई कर लो। और फिर पुलिस और आतंकवादी में जंग होने लगती है, जिसके बाद रियाज के भाई को गोली लग जाती है।
जिसे वह ले जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। रियाज अपने पिता उमर को बोलता है कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, लेकिन आप इस जंग को यहीं तक नहीं सीमित रखेंगे, आप लड़ेंगे। तभी वहाँ पर बाजीराव सिंघम पहुँच जाता है, जो रियाज के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और वह उमर से कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम लोग हमारे देश में बहुत आ चुके, अब हम तुम्हारे देश में घुसकर तुम्हें मारेंगे। जिस पर उमर कहता है कि हाँ, मुझे इंतजार है तुम्हारे आने का। इधर विवेक सिंघम से कहता है कि अब हमें तुम गोली मार दो और फिर सबसे बता देना कि कैसे तुमने निहत्थे लोगों को गोली मार दिया, अपनी वाहवाही चारों तरफ दिखाना। जिसके बाद सिंघम गोली बाहर रख देता है और उन सभी से अपने हाथों से लड़ने लगता है। इसके बावजूद भी वह उन सभी को धूल चटा देता है। जिसके बाद सिंघम रियाज, विवेक और उसके भाई को बाहर निकाल देता है, जहाँ पर रियाज कहता है कि हम अगर मारे गए तो क्या हुआ, हमारे जैसे और भी आएंगे और तुम्हारे देश को मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद सूर्यवंशी, सिम्बा और सिंघम तीनों को गुस्सा आ जाता है और तीनों पीछे मुड़कर उन तीनों को गोलियों से भूनकर हत्या कर देते हैं और फिर स्टाइल में बाहर निकलते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। यह मूवी की आखिरी सीन हमें सिंघम 3 की अपकमिंग स्टोरी भी बताती है और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मूवी का एक्सप्लेनेशन? इसी तरह का और भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ही करें। और एक और रिक्वेस्ट कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।